हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सीडीपी का जो पेपर नंबर 11वां है। इससे पहले 10 पेपर्स जो है हमने अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं, उनको सॉल्व करिए और बताइए पेपर कैसा लगा आपको। इसी तरीके से क्वेश्चंस पेपर आते हैं अक्सर, ठीक है। इसमें क्योंकि देखिए सीडीपी के जो एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मल जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली जो है चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो ये हम आज जो है इस 15 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पेडागोजी से रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप पेपर देख लेंगे जा करके तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व जो है योगदान होता है। तो यहां पूछ रहा है विकास के अध्ययन के संबंध में है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, मैकॉले। सही जवाब है पियाजे का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें फादर ऑफ जो है चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होना। इसी को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसे पहला जो है सेंसोरी मोटर, जिसे शैशवावस्था कहते हैं या गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। थर्ड है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन, जिसे औपचारिक या अमूर्त जो है अवस्था है। इन चारों अवस्थाओं के नाम आपको मैंने बता दिए हैं, आपको याद होंगे पक्का, मुझे विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। प्रयास मतलब ट्रायल एंड एरर की बात हो रही है। ये सिद्धांत किसने दिया था। इंग्लिश में भी टर्म याद रखिए, कभी कभी हिंदी में जो है कंफ्यूजिंग कर देता है, क्योंकि क्या होता है अक्सर पेपर जो है वो इंग्लिश में बनता है और फिर उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, और वो ट्रांसलेशन करता है गूगल। तो कभी कभी गूगल क्या होता है, गूगल तो सोचता थोड़ी ना है, भावनात्मक उसको नहीं होता, तो वो जो भी टर्म उसको समझ में आता है वो उसका यूज़ कर लेता है। तो कभी कभी आप हिंदी मीडियम वालों को समस्या हो जाती है क्वेश्चंस को समझने में, बल्कि आपको आंसर पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, कि पियाजे ने दिया था, कि स्किनर ने दिया था, कि मैकाले ने दिया था। तो ये सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का इन्होंने जो है सीखने का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था थॉर्नडाइक ने, तो सीखने का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। और सीखने के सिद्धांत में जो है एक जो है वो ट्रायल एंड एरर है, कि जितना आप गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, उससे आप सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के 3 नियम बताए थे, मेन जो है प्राइमरी प्राथमिक नियमों में, जिसे तत्परता का नियम कहते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। पहला जो है नियम दिया था तत्परता, मैं रिवीजन भी करा रहा हूं, तत्परता का नियम इसे कहते हैं पहला। दूसरा जो था वो सीखने का नियम है, दूसरा जो है उसे हम अभ्यास का नियम कहते हैं, ठीक। और जो तीसरा है उसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। ये 3 नियम देते। तत्परता मतलब किसी कार्य को आप तत्परता से करने की कोशिश करेंगे, पूरे मन से, जोश से, लगाव के साथ कोशिश करेंगे, तो आप जो है अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। आप जितना तत्पर होंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। आपकी तत्परता कम होगी, आपका लगाव कम होगा, तो आप सीखने में मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। उसी तरीके से बार बार अभ्यास के माध्यम से हम सीख सकते हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे वो हमारा सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ा देगा और लंबे समय तक वो हमें याद रहता है। इसलिए कहते हैं थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि काम को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए, ना कि एक ही दिन में। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो एक ही दिन में पूरा 8 घंटे पढ़ने की जगह आप डेली जो है 4 घंटे पढ़िए। उससे क्या होता है, आपका जो है अभ्यास बढ़ता है पढ़ाई के लिए, याद होने की क्षमता भी बढ़ती है। प्रभाव, किसी के प्रभाव में आकर के जो है आप सीखने का प्रयास करते हैं और आप सीख जाते हैं। जैसे बड़े बुजुर्गों के आप बड़े बुजुर्गों से आप नहीं कुछ सीखते हैं, आपके पिता कुछ सिखा रहे हैं, आपने कार चलाना या बाइक चलाना या साइकिल चलाना जो है पापा से सीखा या अपने भाई से सीखा, तो किसी के प्रभाव में आपके सीखा, अभ्यास से सीखा, ठीक है। पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विशेष रूप से जो है ज़रूरतमंद बच्चों का जो है विकास होना चाहिए। दूसरे, सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों के विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों द्वारा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये विद्यालय जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली एरर नहीं है, जो मेरा जो पावर पॉइंट का है, मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इसी तरीके से वो टाइप कर रहा है। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ सही लिखने की, बाद में चेक करूँगा। देखें, अगर किसी को पास इसका सॉल्यूशन हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ इनको पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से मतलब इसका संबंध है वो जिनका मानसिक संतुलन, जिनका जो मानसिक संतुलन सही ना हो, या वो बच्चे जो थोड़े से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो, इस टाइप के बच्चे जो है विशेष रूप से होते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ने देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है हीन भावना नहीं होती कि वो समाज से अलग हैं। वो दूसरे बच्चों के साथ भी खेलेंगे तो उनका जो है मानसिक विकास जो है कहीं ना कहीं उस वक्त के विकास से तो अच्छा ही होगा जिस वक्त में वो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें समान बच्चों के साथ ही पढ़ना चाहिए। डिसलेक्सिया जो है संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ये एक बीमारी है, क्या है ये आखिर, इसको जानते हैं। ये मानसिक विकार है, ये गणितीय विकार से संबंधित है, या पठन विकार से है, या व्यवहारिक विकार से है? तो इसका सही जवाब है ये पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होता है इसमें बच्चे को जो है पढ़ने लिखने में समस्या होती है। ठीक है, अच्छा, जो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी होती है ये न्यूरोलॉजिकली भी हो सकती है। मतलब आपका कोई दिमाग का जो है नस या तार जो समझिए, तो वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूरोलॉजिकली भी जुड़ी होती है ये चीज़, ये याद रखिएगा। और ये शारीरिक रूप से भी दिमाग होता है कि मान लीजिए आपका दिमाग ही काम आपका शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है। और ये जेनेटिक भी होती है, ध्यान रखिएगा, जेनेटिक का भी इसका संबंध है। अगर परिवार में माता पिता को ये समस्या है तो हो सकता है कि डिसलेक्सिया नाम की बीमारी आपके बच्चों को भी हो जाए। तीसरा है कि 1 साल से जो है 5 साल तक के जो बच्चों को होती ही होती है। देखिए, आप 1 साल से 5 साल के बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्याएं होती है, वो शब्दों को लिख नहीं पाते, व्याकरण संबंधी उनको ज्ञान नहीं होता। तो ये चीज़ें डिसलेक्सिया आम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो इम्प्रूव हो जाती है बच्चों में। ठीक, अधिक जो है विद्वान, देखिए यहाँ फिर उसी तरीके से लिख दिया है, चलिए आप समझ सकते हैं। अधिक विद्वानों के अनुसार जो है बाल्यावस्था जो है कि अवधि क्या है, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष। तो बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ये बाल्यावस्था, ये लेटर चाइल्डहुड है, लेटर, इसे चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, ये चाइल्डहुड होती है। ये वो स्टेज होती है जब बच्चा जो है अपने, ये प्री नेटल स्टेज होती है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं माफ़ कीजिएगा, तो ये जो स्टेज होती है 3 स्टेजेस होती हैं आमतौर पे, जिसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं, और दूसरा इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, और तीसरा जो है अर्ली चाइल्डहुड से पहले है एक अर्ली चाइल्डहुड होती है, और जो आखिरी अवस्था होती है वो एडोलेसेंस की होती है, किशोरावस्था होती है। ये उसी को सारा सब कुछ डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये स्कूल एज है, इसे हम स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, इसे गैंग एज भी कहते हैं, याद रखिएगा, गैंग एज भी है। ठीक है, उधम की अवस्था होती है, उधम बहुत मचाते हैं इस समय बच्चे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, और बक्की अवस्था, और उपरोक्त सभी। तो टोली आयु का मतलब है गैंग एज, टोली नहीं बना के चलना है। ठीक है, तो ये गैंग एज है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में। अच्छा, बक्की अवस्था मतलब फ्रेंड्स वाला जो है, पक्की दोस्ती है ना, तो ये पक्की दोस्ती, बक्की का मतलब होता है एक प्यार से जो है, अक्सर दोस्त यार लोग ना एक दूसरे को बकी कहते हैं। ठीक है, तो ये पक्की वाली अवस्था होती है, दोस्ती यारी की अवस्था। जीवन का अनोखा काल होता है, बच्चा जो है वो जिस स्टेज में होता है कि नई नई चीज़ों को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षा का जो है किंडरगार्टन जो पद्धति है का प्रतिपादन किसने दिया था? तो टीपी नन ने दिया था, स्पेंसर ने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था, मॉन्टेसरी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है फ्रोबेल है, इनका नाम है, पूरा नाम जो है वो फ्राइड रिच फ्रोबेल इनका नाम है। ठीक है, अक्सर बस फ्रोबेल ही पूछा जाता है, मैंने तो आज तक फ्राइड रिच नाम नहीं देखा किसी पेपर में। ठीक है, इन्होंने जो है जर्मनी में एक स्कूल स्थापित किया था बच्चों के
ये प्ले एज के ग्रुप के स्कूल्स होते हैं। भारत में भी जो है, इंडिया में भी आप देखिए बहुत सारे किंडरगार्टन स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, इनकी फ्रेंचाइजी बहुत बांटी गई थी, तो उसी में से एक स्कूल है। अच्छा, प्ले एज के लिए जो है मॉन्टेसरी नाम का स्कूल भी चलता है, ये भी उसी प्ले एज के बच्चों के लिए खेला जाता है, पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। एक अभिभावक जो है अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता बच्चों से, जो है वो एक अध्यापक है, पेरेंट है, जो अपने बच्चे से इस पेरेंट्स मीटिंग में कभी नहीं आता। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो आप बच्चे को उपेक्षा करेंगे, आप बच्चे को मतलब ध्यान ही नहीं देंगे, हटाओ उसको, नहीं आता तो नहीं आता। अभिभावक को लिखेंगे, उसके गाइड जो उसको डायरी मिलती है उसमें आप रिटर्न लिखेंगे कि आप आइए, बच्चे में ये कमी है या ये अच्छा है। आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे या बच्चे को जो है दंड देना शुरू कर देंगे। तो इसका सही जवाब है आप उससे स्वयं मिलने जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इससे पहले भी अब टीचर ने अभिभावक को बच्चे की डायरी में लेटर लिखा होगा, तब भी नहीं आया है, तो इसलिए ये ही एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन सब बेस्ट ऑप्शंस में यही सबसे बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। मेरा जो एक स्टूडेंट है उसने अभिभावक को लिखेंगे डायरी में आंसर मार्क किया था, इस संदर्भ में मैंने ये बात आपको समझाई है, तो ध्यान रखिए। कितना भी मैं चेक कर लूँ लेकिन फिर दोबारा आ गया, चलिए ठीक है। एक नवजात शिशु का जो है भार कितना होता है, ठीक, तो 6 पाउंड का होता है, 9 पाउंड का होता है, 8 पाउंड का होता है कि 12 पाउंड का होता है। इसका सही जवाब है ये वो बच्चा जो होता है 9 पाउंड का होता है। 1 पाउंड बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 1 पाउंड जो होता है वो 0.4 केजी के इक्वल होता है। तो इस तरीके से जो बच्चा होता है 9 इंटू 0.4 जो हुआ, तो इससे हुआ 3.6 केजी का हुआ, करीब करीब बच्चा जो है 3.6 केजी का होता है, 3.5 किलो का बच्चा होना ज़रूरी है, ठीक। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ जैसी प्रबल जो है सूचक बालक के किस अवस्था में आती है। ये मन में विचार आने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सब बच्चे में किस अवस्था में आती है, किशोरावस्था में कि शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में, तो ये जो है किशोरावस्था में आती है, ठीक है। ये आमतौर पे जो ये अवस्था होती है 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, ये टाइम पीरियड या शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। और बाल्यावस्था जो होती है इसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड होती है, वो 2 से जो है वो करीब करीब 6 वर्ष की होती है, और ये 6 से 12 वर्ष की होती है, 12 से 13 या 12 वर्ष ले लीजिए, ठीक है। आप ये मोटा मोटी तौर पे ये पूरा याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं तो जो है किशोरावस्था की ये एज है। और किशोरावस्था में जो होता है ये इसे आइडेंटिटी क्राइसिस एज कहा जाता है। ये किसने दिया था, रिक एरिक्सन ने इस एज को आइडेंटिटी क्राइसिस नाम दिया था, और स्टैनली हॉल ने इस एज को जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत, स्टॉर्म की अवस्था इसे भाई कहा था आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इस चीज़ को दोनों आइडेंटिटी क्राइसिस दिया था रिक एरिक्सन ने, और ये दिया था स्टैनली हॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है, ध्यान रखिएगा, विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो चिंतन जो है इसका संबंध है क्रिएटिविटी से। जब आप क्रिएटिविटी करना है अगर आपको कोई भी, तो चिंतन की जो है चिंतन आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर क्रिएटिविटी आती होगी। क्रिएटिविटी के माध्यम से ही, चिंतन के माध्यम से ही आप कोई चीज़ नई बना सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया निर्माण करना, आप वो चाहे ड्राइंग का हो जो इससे पहले किसी ने ना देखी हो, नए तरीके से कुछ नया बनाने की जो है कोशिश करना, वही क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका दिया हुआ है, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, स्किनर का, गिलफोर्ड का। देखिए मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में पहले अभी बताया, मैंने कहा कि जो है थॉर्नडाइक ने है सीखने का नियम दिया था। सीखने के 3 नियम उसने बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक प्रभाव का नियम, ठीक है। जितना आप किसी कार्य को तत्पर होंगे करने की इच्छा होगी आपकी, उतनी जल्दी आप सीखेंगे, और जितना आप अभ्यास करेंगे किसी सीखने की प्रक्रिया को, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, आप सीखने की प्रक्रिया को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। उसी तरीके से जो है प्रभाव, किसी के प्रभाव में आकर के सीखना भी आपको उसी तरीके से है कि अगर आप किसी के प्रभाव में आके सीखते हैं, या आपने कोई बुक पढ़ा, या आपने बड़े
दार्शनिक लोगों की जो है चीज़ें पढ़ी तो उससे आप सीखते हैं, ठीक है, ये उसी का ही नियम है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, तो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, या परिवार की सामाजिक स्थिति है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए वंशानुक्रम मतलब माता पिता से जो है जेनेटिक जो गुण मिलते हैं वही। कभी कभी क्या होता है बच्चे में, माता पिता में कोई बीमारी होती है, मानसिक विकार होता है, मानसिक समस्या होती है, शारीरिक समस्या होती है, वो अपने उनके बच्चे में आ जाती है, तो वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो हाँ, ये वंशानुक्रम उसको प्रभावित करते हैं। परिवार का वातावरण अगर नहीं अच्छा है, माता पिता का बर्ताव अच्छा नहीं है, या परिवार में माहौल अच्छा नहीं है, वो या जो जिस वातावरण में भी रहता है, आसपास पड़ोस, उसके दोस्त है ना, उसका स्कूल, तो उससे भी उसका विकास जो है प्रभावित होता है, उसका मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, अगर परिवार जो है गरीब घर का है, गरीब परिवार है, तो उससे भी उसको कहीं ना कहीं चीज़ें, मानसिक स्थिति, वो कुछ खरीदना चाहता है, उसको मन है, उस वो नहीं मिल रहा है, गरीबी का हवाला दिया जा रहा है, तो बच्चे के मन में थोड़ा सा दूसरों को, बच्चों को वो साइकिल देखता है या खिलौने देखता है और उसको नहीं मिल रहा होता, तो उसके मन में जो है बड़ी हताशा होती है, जिससे उसका मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। तो सभी इसके आंसर्स हैं, ठीक है। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किसने किया था? स्किनर ने किया था, कि पावलोव ने किया था, कि थॉर्नडाइक ने किया था, कि कोलबर्ग ने किया था? आप सभी के नाम जानते होंगे, पावलोव का नाम शायद आप नहीं जानते होंगे। तो पावलोव ने ये किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये इन्होंने जो है टेस्ट किया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो टेस्ट किया था वो कुत्ते पे किया था। ये कुत्ते पे इन्होंने टेस्ट किया था। इन्होंने क्या किया था कि कुत्ते पे के सामने जो है बार बार जो है वो खाना रखने पे वो कुत्ता जो लार गिराता है, ठीक है, लार गिराता है, और घंटी बजाने पे वो कुत्ता बार बार जब घंटी बजाता है तो धीरे से वो सीख जाता है कि घंटी बजाने का मतलब उसको खाना खाना है। जब तक घंटी नहीं बजती लार गिराता रहेगा, लेकिन खाएगा नहीं कुत्ता। और जैसे आप घंटी बजा देते तो कुत्ता खाना खा लेता है। तो इसका मतलब है कि किसी कार्य के प्रति जो स्वाभाविक किया गया कार्य वो होता है, स्वाभाविक किया गया हो, है ना, तो उसी को ही क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जन्म से के समय जो है बालक की हड्डियों की संख्या क्या होती है? 270, 300, 206, 250, 235। तो इसका सही जवाब है, अच्छा देखिए, बालक जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे के अंदर 300 से अधिक हड्डियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, 300 से अधिक। लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहाँ 270 सबसे ऊपर है वैल्यू, तो इसको आंसर यही करेंगे। लेकिन याद रखिएगा 300 से अधिक हड्डियां होती, कहीं आपको ऑप्शन में ये दे दिए तो आप कहीं मार्क ये ना कर जाएं, ठीक है। तो 300 होगी इसका आंसर। वे कौन से बाह्य कारक हैं, बाहरी कारक हैं, जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? मतलब बच्चे का क्लास में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो वो क्या है? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, और बच्चे का जो दृष्टिकोण है, और लक्ष्य और प्रयोजन है। तो इसका सही जवाब है, जो बच्चे जो है कक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं, इसका सबसे बड़ा है जो है बच्चे का जो है दृष्टिकोण है। बच्चा क्या है, किस तरीके से वो चीज़ को देख रहा है। अगर उसका बिल्कुल भी दृष्टिकोण उस कार्य के प्रति नहीं है, उसका लगाव नहीं है, तो वो काम करने में बिल्कुल रुचि नहीं लेगा। इसलिए बच्चे के मन का कुछ करना चाहिए, है ना, उसकी रुचि से संबंधित कार्य को करना चाहिए, ठीक है। कहानी विधि द्वारा उसको पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, खेल विधि के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बच्चे का दृष्टिकोण जानना बहुत ज़रूरी कि वो क्या पसंद करता है और किस तरीके से पसंद करता है, ठीक। बालकों में जो है अधिगम के विकास में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक अधिक जो है पाठ्य पुस्तकें, या अधिगम प्रेरित वातावरण, या उत्सुक माता पिता? तो इसका सही जवाब है अधिगम उत्प्रेरित जो है वातावरण। ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसको बालक को जो है अधिगम जो है लर्निंग में, सीखने में उसको अच्छा लगे, उसका मन हो, तो वो अधिगम युक्त वातावरण हो सकता है। पढ़ाई के दौरान जो है खेल विधि का इस्तेमाल करना, ठीक, प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन आंसर पूछना बच्चों से, प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करना, है ना, कहानी सुना करके पढ़ाई करना, इस तरीके से वातावरण बनाना है, प्रतियोगिता कराना बच्चों में। तो ये सब जो है बच्चे के जो है अधिगम में फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसके बच्चे को जो है वातावरण को भी बेहतर बनाते हैं, स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाते हैं, ठीक है।
शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी का। ये बहुत सिंपल सवाल है। स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान। जब सम्मान बच्चे एक दूसरे को देंगे, टीचर विद्यार्थी को, टीचर स्टूडेंट को देगा, स्टूडेंट टीचर को देगा, तो जो है जो पढ़ाई का जो वातावरण होगा वो अच्छा होगा। उसी तरीके से जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शर्म और गर्व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? सही जवाब है इसका, जो शर्म की भावना होती है और गर्व की भावना होती है वो बाल्यावस्था में बच्चों में डेवलप हो जाती है। ये अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। तो इस एज में जो है बच्चा शर्माने लगता है, जैसे टॉयलेट कर देगा तो बहुत शर्म आएगी उसको, या आप जैसे कि अगर उसने एक टॉफ़ी ले रखी है, चॉकलेट रखे है और वो अपने दोस्तों में बांट दे तो आप उससे कहेंगे गुड बॉय, तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, ठीक है। इस एज में जो है बच्चे पर फोकस होना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस एज में पहुंच गया है, 4 से 5 6 साल का, 7 साल का है, तो आप अपने बच्चों में जो है उसके अंदर सामाजिक जो है भावनाएं डेवलप कीजिए, एथिकल जो है चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करिए। इस समय बच्चे पे फोकस बहुत करना चाहिए पेरेंट्स को, ये बिगड़ने की भी एज होती है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत तक जो है शिशु का भंडार जो है, शब्द भंडार कितना हो जाता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिए। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द। तो इसका देखिए, प्रोफेसर जो है, एक प्रोफेसर स्मिथ थे, इन्होंने बताया था कि जब बच्चा जो होता है 1 साल का होता है, गलती से हो गया, जब बच्चा 1 साल की अवस्था में होता है तो उसके पास 3 वर्ड का भंडार होता है, वो 3 वर्ड सीखता है, ठीक है। और जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो करीब करीब 200 से अधिक शब्द सीखता है, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब वो करीब करीब 2000 वर्ड सीख जाता है, उससे अधिक सीखता है। तो इसमें जो ऑप्शन है 100 दिया हुआ है तो हम 100 मार्क करेंगे, अगर 200 से अधिक हो तो ध्यान रखिएगा 200 प्लस मार्क करना है, ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान जो है सहायक है, किस चीज़ में सहायक है? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक जो है प्रक्रिया में। तो इसका सही जवाब है जो है शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो बालक को समझने में सहायक है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। बच्चों का जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास से संबंधित है चीज़ें, कि बालक के मन में क्या चल रहा है, उसका टाइम पे वो हर एज में क्या उसके मनोदशा होती है, ठीक है, उसके शरीर में क्या परिवर्तन आता है, इस चीज़ को समझना ही कहते हैं शिक्षा में मनोविज्ञान, ठीक। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। ये कथन किसका दिया हुआ है? थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वॉटसन और वुडवर्थ का है। तो ये जो है ये वॉटसन का है। इन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। बल्कि कुछ लोग कह रहे थे कि वातावरण का फर्क होता है, कुछ ने कहा जेनेटिक्स होता है, कुछ ने कहा परिवार का संबंध होता है, कुछ ने कहा संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे के विकास में। इन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी परिवार में रखिए, आप कैसा भी हो, आप मुझे बस बच्चा दे दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना दूंगा, जो आप कहेंगे वो बना दूंगा, ठीक है। ये इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षण है अंतर्मुखी व्यक्ति का नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, दब्बू किस्म का होगा कि सामाजिकता की भावना होगी? तो इसके अंदर अंतर्मुखी मतलब वो बच्चा, वो व्यक्ति जो अपने अंदर ही ख्यालों में रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, उसको घुलने मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, दूसरे लोगों से बात करने में कठिनाई होती है, वो अकेले रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहता है, तो उसको सामाजिकता की जो है उसमें अंदर कमी होती है। वो दूसरों के साथ मिलता जुलता नहीं है, दूसरों से साथ बैठता नहीं है, समाज में घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। और बाकी ये सामाजिकता जो होती है ये पहचान होती है बहिर्मुखी व्यक्ति की, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का देखिए अर्थ क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ इसका संबंध है अभियोग्यता का विकास से संबंधित है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बुद्धि चेतना का विकास, विचारों का विकास, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होना, इसको कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत दिया था वो पियाजे ने दिया था, ध्यान रखिएगा। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बिना तो चाइल्ड साइकोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी।
जिसकी 4 अवस्थाएं सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल औपचारिक जो है, जिसे औपचारिक अवस्था कहते हैं। सभी जो है, पहला जो है सेंसोरी मोटर 0 से 2 साल के बच्चे की होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 6, और कॉन्क्रीट जो होती है 6 से 11, और जो बाकी फॉर्मल होती है वो 11 से अधिक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निगमन जो है विधि का प्रयोग जो है किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि। तो इसको किस चीज़ के लिए पढ़ाने के लिए किया जाता है, विज्ञान, गणित या सामाजिक मानव, और ये उपरोक्त सभी। तो ये देखिए, ये सभी के लिए प्रयोग होता है निगमन विधि। ये निगमन और आगमन विधियां जो है वो अरस्तु ने दिया था, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, अरस्तु ने ये सिद्धांत दिया था, ये विधि दी थी। ठीक है, अरस्तु ने दिया था। तो इसमें क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते समय पहले से बनाए हुए किसी नियम का या फॉर्मूला का यूज करते हुए किसी उदाहरण का प्रयोग ना करे या ना के बराबर करे, बिल्कुल कम करे, तो इस विधि को जो है निगमन विधि कहते हैं। ये एक निगेटिव पक्ष में है, बस केवल बच्चे को पढ़ाया, बहुत फायदेमंद विधि नहीं होती है। आमतौर पे क्या होता है, जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को ही हम, अच्छा ध्यान रखिएगा, निगमन विधि जो है वो है ये विधि जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जो आगमन विधि होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। आगमन विधि क्या होता है, तर्क करते हुए जो है व्यक्ति जो है विशिष्ट से समान की ओर ज्ञान लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने की ओर संकेत नहीं करता है, इसमें जो है सीखने का संकेत नहीं है। तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना। ये क्वेश्चन मैंने अभी अपने बच्चों को कल ही कराया था क्लासरूम में, और इस बच्चों ने इसका क्वेश्चंस का जवाब बहुत गलत दिया। ठीक है, तो इस बच्चों ने इसका जो है नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्हें जो है प्रश्न पूछना जो है वो नहीं करता है। प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न का उत्तर देना जो होता है वो सीखने की ओर संकेत करता है, जबकि प्रश्न पूछना जो है वो संकेत नहीं करता है ना। बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा उत्तर देगा, तो वो सीखने का संकेत है, उसके संज्ञानात्मक विकास की वृद्धि होती है उससे। ठीक है, तर्क करना बाकी है सीखने में। सीखने की प्रक्रिया में जब आप तर्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उससे सवाल जवाब करते हैं, फिर उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका एक विकास होता है, बौद्धिक विकास संभव होता है। जांच पड़ताल करना मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसमें रिसर्च करने की कोशिश करना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसमें और क्या बातें ऐड हो सकती हैं इसमें, है ना। और जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में सोचना कि क्या हो सकता है, क्या पूछा गया है, अनुकरण करना बार बार। ठीक है, बुद्धि के जो द्विखंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये तो द्विखंड का सिद्धांत तो जिसे कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था स्पीयरमैन ने, ये थ्योरी स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें जो है इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, जी फैक्टर एक दिया था और एक एस फैक्टर नाम दिया था। जी फैक्टर मतलब सामान्य जिसे कहते हैं, और एस फैक्टर मतलब विशिष्ट जो है। और सामान्य का मतलब है सभी में ये गुण जो होता है ये कॉमन होता है, सभी में ये गुण कॉमन होता है। जी फैक्टर, एस फैक्टर जो है कुछ खास लोगों में होता है, जैसे म्यूजिक बनाना, है ना, कोई गेम खेलना, रनिंग करना। रनिंग मतलब हुसैन बोल्ट की जो है रनिंग स्पीड देखिए कितनी तेज है ना, या क्रिकेट खेलना, ये कुछ विशिष्ट लोगों की पहचान होती है। बल्कि सामान्य जो है नॉर्मली हम चल फिर लेते हैं, गेम भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलने का मतलब है हम एक टीम के तौर पे खेलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के जो अनुसार जो है संज्ञानात्मक जो है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। मैंने अभी आपको बता दिया, इसकी 4 अवस्थाएं हैं, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर, शैशवावस्था या गत्यात्मक अवस्था कह सकते हैं। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये दूसरी अवस्था जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, और तीसरी जो स्टेज है वो 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और जो 11 से अधिक साल की होती है वो होती है फॉर्मल स्टेज, जिसे औपचारिक जो है अवस्था कहते हैं या अमूर्त अवस्था कहते हैं। ये चारों अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा, ये पियाजे का सिद्धांत है। एक बालक की जो वास्तविक आयु है 12 वर्ष है, और मानसिक आयु जो है उसकी बच्चे की 15 वर्ष है। उसकी जो है बुद्धि लब्धि जो है IQ क्या होगा, क्या निकलेगा, तो हम सबको ये फॉर्मूला याद रखना है। IQ जो होता है वो मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु, जिसे क्रॉनिकल एज कहते हैं, और इंटू 100।
तो यहाँ देखिए वास्तविक मेंटल एज जो है, मानसिक आयु 15 है, और वास्तविक आयु जिसे क्रॉनिकल एज कहते हैं वो 12 है, और इंटू 100 है ना, 3 से डिवाइड किया, ये 5 हुआ, ठीक है, इसका आंसर है 125, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 125 है। और ये जो थ्योरी है ये स्टर्न ने दे दिया था, स्टर्न ने 1900, स्टर्न की थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। बहुत आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो स्टर्न ने दिया था 1912 में, तो ये याद रखिएगा। आज का जो है 30 क्वेश्चंस का जो है सेशन समाप्त हुआ। पेपर नंबर ये 11वां था। अगर आपको पेपर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले 10 पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख लीजिए। आपको थ्योरी जीन पियाजे हो या बुद्धि का आईक्यू जो हो, ये सारे टॉपिक्स को मैंने बाकायदा इसको समझाया, एक एक टॉपिक को ले करके। आप उनके वीडियोस भी जा करके देख सकते हैं। ईवीएस के भी पेपर्स जो हैं हर दिन कराए जाते हैं। अभी 2 घंटे 3 घंटे के सेशन के बाद ईवीएस का भी पेपर कराया जाएगा। ये सारे पेपर्स जो है मैं अपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग में पर्सनली कराता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।